स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Study IQ. I'm नानकी बवेजा, faculty for economy at Study IQ. जैसे कि स्टूडेंट्स ने बात करी थी कि हम एक सीरीज लेके आ रहे हैं जिसके अंडर हम कॉन्सेप्ट्स, टर्म्स एंड कीवर्ड्स पढ़ेंगे किससे रिलेटेड, इकोनॉमी सब्जेक्ट से रिलेटेड। सो उससे क्या फ़ायदा होगा कि यूजुअली क्या होता है जब हम न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हैं या अपनी कोई रेफरेंस मटेरियल पढ़ रहे होते हैं या सोर्स बुक पढ़ रहे होते हैं, तो अक्सर ये जो की टर्म्स हैं, वर्ड्स हैं, हमें कंफ्यूज कर देते हैं। समटाइम्स हम उसको समझ ही नहीं पाते और हमें बार बार गूगल को रेफर करना पड़ता है, हमें इंटरनेट को यूज़ करना पड़ता है ताकि हम उस वर्ड को समझ पाए, और इवन आफ्टर यूजिंग दैट हम उस चीज़ को नहीं समझ पाते हैं ठीक से। सो कंसेप्टोनॉमिक्स के अंडर एक छोटी सी कोशिश है उन्हीं टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स को आपको समझाने की, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट आप कोई सा भी पेपर दे रहे हो, बट इकोनॉमिक्स इज सेम, इकोनॉमी इज सेम, वो टर्म्स मीनिंग सब सेम रहते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ना हो या एग्जाम देना हो। सो बस उन्हीं टर्म्स को समझने के लिए आज से हम अपनी सीरीज की शुरुआत कर रहे हैं, और आज जो हम पहला टर्म पढ़ने वाले हैं उसके लिए एक छोटा सा आपको पहले एग्जाम्पल देना चाहूँगी। तो मान लीजिए यूजुअली ऐसा होता है कि हमारी समर ब्रेक्स होती है, समर ब्रेक्स होती हैं तो हम कहाँ जाते हैं, अपनी नानी के घर जाते हैं, दादी के घर जाते हैं, और जब हम वहाँ से अलविदा कह रहे होते हैं उनको, तो हमें हमारी जो नानी है या दादी है वो क्या देती है, पैसे। तो मान लीजिए कि आप अपनी नानी जी के यहाँ गए और उन्होंने आपको जाते हुए दिया 500 रुपये का नोट, तो बहुत खुशी की बात है। अब जब वो 500 रुपये का नोट दिया तो आप थोड़े समझदार थे और आपने सोचा कि ये नोट जो है मैं संभाल के रखूँगा और अगले 10 साल बाद इसको मैं यूज़ करूँगा, जब मैं किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाऊंगा या किसी हायर एजुकेशन के लिए जाऊंगा, तब मैं इस 500 रुपये के नोट को यूज़ करूंगा। और आपने सेफली आके उस 500 रुपये के नोट को अपने तकिए के नीचे रख दिया या लॉकर में रख दिया या जहां भी आप उसको अपने पिगी बैंक में रख दिया मान लेते हैं, ठीक है। तो जब आप 10 साल बाद, जब 10 साल बीत गए और अब आपने सोचा कि इस 500 रुपये के नोट को हम यूज़ करना चाहिए, वो टाइम आ गया है जब इसको यूज़ करें, तो आपको क्या लगता है कि वो 500 रुपये की जो नोट की वैल्यू है क्या वो बढ़ गई होगी या घट गई होगी? तो जी हाँ दोस्तों, वो जो नोट की वैल्यू है वो घट गई होगी। वो 500 रुपये जो आज की तारीख में फुल 500 रुपीज़ का नोट है, हो सकता है उस टाइम उसकी वैल्यू घट के 350 रुपये रह जाए, या हो सकता है वो 250 भी हो जाए। अब उसके पीछे क्या रीज़न है कि ऐसा क्या हो गया? नोट तो सेम का सेम है, लेकिन उसकी वैल्यू किस तरीके से घट गई? तो आंसर आज हमको हमारी सीरीज में मिलेगा, जहां हम टॉपिक पढ़ेंगे इन्फ्लेशन। तो अक्सर स्टूडेंट्स, अक्सर आपने ये हेडलाइंस पढ़ी होंगी जब भी आप न्यूज़पेपर उठाते होंगे, एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, तो बहुत ही ऑब्वियस सी बात है कि कोई ना कोई एग्जाम का पेपर, कोई न्यूज़पेपर तो आप रेफर करते होंगे। तो ये हेडलाइंस आपने अक्सर पढ़ी होंगी कि इंडियाज इन्फ्लेशन हीट, इन्फ्लेशन इज राइजिंग इन इंडिया। अनदर हेडलाइन इज India's Q4, that is Q4 GDP, inflation may have slowed down growth to just 4%। तो इन्फ्लेशन क्या होता है, इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है इकोनॉमी पे, ये सब समझने के लिए सबसे पहले हमें क्या समझने की ज़रूरत है कि इन्फ्लेशन होता क्या है। ऐसा क्या हुआ था कि वो जो नोट हमने तकिए के नीचे रखा था उसकी वैल्यू 500 से घट के अब 350 या 250 ही रह गई है। सो स्टूडेंट्स, अगर हम डेफिनेशन की बात करें, अगर हम लिटरल मीनिंग पे जाएं, सो इन्फ्लेशन कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट राइज इन द जनरल प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। परसिस्टेंट राइज हो रहा है, मतलब परसिस्टेंट मतलब लगातार इंक्रीज हो रहा है इन व्हाट, इन गुड्स एंड सर्विसेज ऑफ कॉमन और डेली यूज। तो जो भी चीजें, साबुन, चीनी, बर्तन जो आप रोज मर्रा की रूटीन में यूज करते हैं, जब उसके प्राइजेज में बढ़ोतरी होती है, जब उसके प्राइस में राइज होता है, तो उसको क्या कहते हैं, उसी फिनोमेना को हम बोलते हैं इन्फ्लेशन, ठीक है। जो भी चीजें हम अपनी रोजमर्रा डेली यूज में, डेली रूटीन में यूज कर रहे हैं, जब उसके प्राइस बढ़ने लगते हैं, सो उस फिनोमेना को बोलते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन को डिस्क्राइब करने का एक और तरीका है जो कि है, इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर, इट इंडिकेट्स द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ अ यूनिट ऑफ नेशंस करेंसी। तो हमने क्या देखा था कि जो 500 रुपये का नोट था, ठीक है, उसकी परचेजिंग पावर,
डिक्रीज हो गई है। किस तरीके से, अभी एग्जाम्पल से आपको समझ आ जाएगा। तो आप ये लाइन पे थोड़ा सा गौर फरमाइएगा कि इट इंडिकेट्स अ डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ योर नेशंस करेंसी। हमारी नेशन की करेंसी क्या है? इंडियन रुपीज है। तो आइए देखते हैं कि किस तरीके से परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी कैसे घटती है। तो मान लीजिए कि 2010 चल रहा है, तो 2010 में जब आप मैकडॉनल्ड्स जाते थे तो 100 रुपए का नोट देते थे, तो आपको क्या चीजें मिलती थी? एक बर्गर और एक पेप्सी का कैन। वही अगर आप वही सेम रुपए का नोट लेके 2022 में जब मैकडॉनल्ड्स जाएंगे तो आपको क्या मिल रहा है? व्हाट कुड यू सी हियर इज जस्ट अ बर्गर, व्हाट इज नॉट देयर इज पेप्सी का कैन। तो ऐसा क्या हुआ कि पहले जब हम यही सेम नोट तो सेम है, जब 2010 में लेके जा रहे थे तो दो चीजें मिल रही थी, बट अब क्या हो रहा है, जब वही नोट लेके हम 2022 में जा रहे हैं तो एक ही चीज मिल रही है। सो व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग इज, फर्स्ट थिंग कि जो प्राइस है पहले बर्गर मान लीजिए 50 रुपए का आता था, अब वही बर्गर अलोन दैट बर्गर कॉस्ट यू ₹100। ठीक है। सो फर्स्ट हमने क्या डेफिनेशन पढ़ी थी? इट शोज और इट कैन बी डिफाइंड एज अ परसिस्टेंट इंक्रीज इन दी प्राइस ऑफ द गुड्स एंड सर्विस दैट वी कंज्यूम ऑन डेली बेसिस। दूसरा हमने क्या पढ़ा था? इट डिक्रीजेस द परचेजिंग, इट शोज द डिक्रीज इन द परचेजिंग पावर ऑफ द नेशंस करेंसी। तो जहां पहले 100 रुपए दो चीजें खरीदने के काबिल था, 100 रुपए का नोट, ये जो गांधी जी का नोट है, ये दो चीजें खरीदने के काबिल था, अब इसकी जो काबिलियत है, अब इसकी जो टेंडेंसी टू बाय थिंग्स है वो रिड्यूस हो गई है। और जब ऐसी चीज होती है इकोनॉमी में तो उसी को ही क्या कहा जाता है? उसी को ही इन्फ्लेशन कहा जाता है। अक्सर आपने अपने घर में सुना होगा कि आपके पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि जब हमारी स्कूल की फीस है वो तो सिर्फ 10 रुपए होती थी, और आज अगर आप देखें तो हमारे को लाखों रुपए खर्च करने पड़ते हैं सिर्फ अपनी स्कूलिंग में। तो क्या हो रहा है इससे? क्या हम कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि फर्स्ट, एक तो चीज़ों का जो प्राइस है वो बहुत बढ़ गया है। सेकंड, जो परचेजिंग पावर ऑफ द करेंसी, पहले 10 रुपए का जो नोट है उसी में इतनी पावर होती थी कि वो हम स्कूल की जो फीस है एजुकेशन की वो अफोर्ड कर सकें, बट नाउ द पावर ऑफ दैट 10 रुपी हैज रिड्यूस्ड। नाउ वी हैव टू गिव hundreds of 10 rupee notes to buy or to get enrollment in a school. So that is what inflation is. So ये एक मेरे को छोटा सा एक कार्टून मिला था कि समझ नहीं आता इन्फ्लेशन में लोगों को कि क्या हो रहा है, कि क्या चीज़ें एक्सपेंसिव हो रही है, या वो पुअर होते जा रहे हैं या गरीब होते जा रहे हैं। सो ऐसा नहीं है यू आर गेटिंग पुअरर, इट इज़ जस्ट दैट फर्स्ट थिंग द थिंग्स आर सर्टनली गेटिंग एक्सपेंसिव, चीज़ें महंगी हो रही हैं, बट एट द सेम टाइम व्हाट इज अदर थिंग दैट इज हैपनिंग इज कि आपकी जो करेंसी है, जो आपको 500 रुपये का नोट दिया था नानी ने, उसकी जो वैल्यू है वो घटती जा रही है। नाउ ओके, सो अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि कैन द प्राइस राइज इन वन थिंग कुड बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। मान लीजिए आप डोमिनोज गए, तो लास्ट ईयर अगर डोमिनोज का पिज्जा 100 रुपये में आता था, अगर अब वो 120 रुपये हो गया है, ठीक है, तो क्या इसको हम इन्फ्लेशन कहेंगे? नो माय डियर फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि जब एक चीज में इन्फ्लेशन हो जाता है, एक या दो चीजों का प्राइस अगर इकोनॉमी में बढ़ रहा है तो उसको इन्फ्लेशन कहेंगे। व्हेन द प्राइस राइज और इंक्रीज इज इन द ओवरऑल प्राइस ऑफ द कमोडिटीज, मल्टीपल कमोडिटीज में एक साथ प्राइस राइज होना चाहिए। ये नहीं कि मान लीजिए आप साबुन यूज करते थे, वो पहले 15 का आता था, अब 17 रुपए का हो गया। डोमिनोज का पिज्जा खाते थे, वो 100 रुपए का था, अब 120 रुपए का हो गया। तो ये दो चीजें अगर आप कंज्यूम करते थे और इन दोनों के प्राइस इंक्रीज हो रहे हैं तो वो इन्फ्लेशन कहा जाएगा नहीं। टू अ फिनोमेना टू बी कॉल्ड एज इन्फ्लेशन, मल्टीपल कमोडिटीज के प्राइस इंक्रीज होने चाहिए ओवर अ स्पैन ऑफ टाइम एंड कलेक्टिवली, सो दैट इज व्हाट इज कॉल्ड एज इन्फ्लेशन। अब इन्फ्लेशन को रेगुलेट तो करना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि अगर इसी तरीके से आपके जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर डिक्रीज होती जाए तो एक दिन तो ऐसा आएगा कि आपके जो करेंसी की वैल्यू है वो जीरो हो जाएगी, कुछ खरीद ही नहीं पाएगी। मान लीजिए आप 2000 रुपए का नोट लेके गए, एक दिन मार्केट जाके आपको पता चलता है जी इसमें तो आप एक चॉकलेट भी नहीं खरीद पा रहे, या एक ब्रेड का पैकेट भी नहीं खरीद पा रहे, या दूध का पैकेट भी नहीं ले पा रहे। तो किसी ना किसी को तो रेगुलेट करना पड़ेगा इस चीज को आके। क्या गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी? क्या कोई अथॉरिटी रेगुलेट करेगी? क्या स्टेट गवर्नमेंट रेगुलेट करेगी? क्या आप इसको खुद रेगुलेट कर सकते हैं?
who has the prerogative to control the inflation in the country? So the prerogative, the responsibility to control the inflation in our country is with the RBI. RBI क्या है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. वो क्या है? हमारे देश का सेंट्रल बैंक है, केंद्रीय बैंक है हमारे देश का, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल द फॉलिंग परचेजिंग पावर, टू स्टॉप द राइज इन प्राइजेस ऑफ गुड्स इन अ कंट्री. इनका प्रेरोगेटिव है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू डू ऑल सच थिंग्स. सो इन दी एंड आई होप आपको समझ आया होगा कि इन्फ्लेशन क्या है. अगली बार जब आपको इन्फ्लेशन कहीं पे भी दिखे, न्यूज़पेपर हो या आपके रेफरेंस मटेरियल में, तो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है. कई जगह लिखा होता है इट इज़ राइज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, कई जगह लिखा होता है इट इज़ फॉल इन द परचेजिंग पावर ऑफ योर करेंसी. तो दोनों चीज़ें सही है. किस तरीके से सही है हमेशा याद रखना है आपको. क्या चीज़? आपको एग्जाम्पल याद रखना है मैकडॉनल्ड्स वाला. 2010 में मैकडॉनल्ड्स जा रहे थे तो 2 चीज़ें ले पा रहे थे. 2022 में गए तो हमें क्या मिला? सिर्फ एक बर्गर. सो सेम वे, इसी तरीके से हम और भी टर्म्स एंड कॉन्सेप्ट्स जो न्यूज़ में है, जो ज़रूरी है इकोनॉमिक्स को समझने के लिए, उसको डे बाय डे डिस्कस करेंगे अंडर द सीरीज ऑफ कॉन्सेप्टोनॉमिक्स. ऑल्सो आप सबके लिए रिक्वेस्ट है कि जो भी टर्म या कॉन्सेप्ट आपको डिफिकल्ट लगता है समझने में, प्लीज़ डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन, सो दैट मुझे पता चले कि ऐसे कौन से कॉन्सेप्ट्स हैं जो मेरे स्टूडेंट्स को मुश्किल आती है समझने में, सो दैट आई कैन कम फॉर रेस्क्यू एंड टेक द टॉपिक इन कॉन्सेप्टोनॉमिक्स. टिल देन कीप वॉचिंग. ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू. बाय बाय. स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल.